हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं ऑन आइसोमेरिज्म वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। चलो जल्दी से देखते हैं आइसोमेरिज्म में क्या क्या होता है। बिफोर दैट लेट मी मेक एन अनाउंसमेंट, डब्ल्यूबीजे का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of March, so if you are interested you can join this batch. The link of the course that is given in the description box below. You can join it by clicking on that link. Okay, चलो जल्दी से let's see the questions. Now the first question is the conformation of N-butane. तो सबसे पहले तो यार एक कॉपी और पेन लेके बैठना, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट विद मी। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं द conformations of N-butane. N-butane conformers we are talking about, commonly known as eclipsed, Gauch and anti-conformation can be interconverted by, these are the four options कि ये कैसे बना सकते हैं। एक्लिप्स्ड फॉर्म कैसे बनेगा, गॉच फॉर्म कैसे बनेगा, एंटी कन्फर्मेशन कैसे बनेगा, दैट यू हैव टू टेल फॉर एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, है ना। तो आपके पास एक मॉलिक्यूल है एन, एन मीन्स एक स्ट्रेट चेन, देयर इज नो ब्रांचिंग, सो CH2 CH2 CH3। ठीक है, दिस इज योर एन ब्यूटेन। नंबरिंग अगर हम कर ले तो 1 2 3 4, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथाइल CH3। और ये जो CH2 है इसको बोलते हैं मिथाइलीन। क्या बोलते हैं, मिथाइलीन। CH2 इज मिथाइलीन, CH3 इज मिथाइल। ठीक है, अब आपको बोला है कि इनमें से किसके अराउंड हम घुमाएं सो दैट आपको एक्लिप्स मिले, गॉच मिले या एंटी कन्फर्मेशन मिले। सबसे पहले तो यार आप बोलो पहले कन्फर्मर्स क्या होते हैं, राइट। कन्फर्मर्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, चलो एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये जो ब्लैक एटम देख रहे हो, दीज आर कार्बन एटम्स। ब्लैक एटम्स दे आर कार्बन, व्हाइट व्हाइट दे आर हाइड्रोजन। ठीक है, व्हाइट एटम्स हाइड्रोजन है। तो कितने ब्लैक कार्बन है, अब ये देखो, यू हैव 1 2 3 4, टोटल 4 ब्लैक एटम है, 4। ठीक है, सो दिस इज योर ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। ये एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए, दिस इज CH3। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, दिस इज मिथाइल CH3, दिस इज मिथाइलीन CH2। okay, so this is methylene, this is methyl, fine, so this is your butane। अब वो बोल रहा है कि कन्फर्मर्स कैसे बनते हैं। पहले तो अगर मैं किसी भी सिंगल बॉन्ड को घुमाऊं, किसी भी सिंगल बॉन्ड को घुमाऊं तो डिफरेंट डिफरेंट आपको स्पेशियल अरेंजमेंट्स दिखेंगे। मैंने पीछे वाले कार्बन को पकड़ लिया, अब मैं इसको घुमाना चालू करूं। ठीक है, तो एक कन्फर्मेशन देखो जिसमें CH3 यहां है, CH3 यहां है, फिर ऐसे ही एक और होएगा यहाँ पे, ऐसे ही एक दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए, दिस इज अनदर कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमाने से बन रहा है ना। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमाते जाएं तो ऐसे तो बहुत सारे आपको कन्फर्मेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कन्फर्मर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो कन्फर्मर्स कैसे बनते हैं, बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। अब आप बात करोगे एक्लिप्स्ड, गॉच, एंटी कन्फर्मेशन की। एक्लिप्स्ड मतलब जो सबसे बड़ा ग्रुप है, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ये CH3, राइट। ये तो हाइड्रोजन बेचारे पिद्दे पिद्दे। ठीक है, इस पे कौन सा सबसे बड़ा ग्रुप है, ये CH3। अगर जो ये सबसे बड़े ग्रुप हैं ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाए ऐसे, तो आप जब न्यूमैन में देखते हो इट इज लाइक दिस। न्यूमैन में आप फ्रंट कार्बन देखते हो और उसके पीछे बैक कार्बन एक ड्रॉ करते हो, तो इट इज लाइक दिस। आपको ऊपर CH3 है, इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, ऊपर CH3, ये हाइड्रोजन, ओके, ये लगा दिया, फाइन। पीछे कार्बन में आपको इसके एग्जैक्ट पीछे कार्बन नहीं दिखेगा, राइट, ये कार्बन नहीं दिखेगा, बट इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स आपको दिख जाएंगे। हाउ डू यू हैव टू प्लेस देम, आपको उनको ऐसे लगाना है, देयर इज CH3, देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज हाइड्रोजन। आपको पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा, इसके पीछे के बॉन्ड्स नहीं दिख रहे, लेकिन आपको ये सब्स्टिट्यूएंट्स पता है इस पे क्या आ रहे हैं।
ठीक है, दिस इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो कि आप यहां बैठ के देखते हो और लगाते हो. ओके, नाउ when the two bigger groups, they are parallel to each other, right, their dihedral angle is 0, that conformation is known as eclipsed. It has come in front of this group, eclipsing. तो यहां पे क्या है, यहां पे सबसे ज्यादा रिपल्शन लग रहा है. ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये इतना बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है. स्टेरिक हिंड्रेंस, ये इधर धक्का मार रहा है, ये उधर धक्का मार रहा है. इनमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. ठीक है, दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल कन्फर्मर. अब चलो थोड़ा सा घुमाते हैं पीछे वाले कार्बन को बाय 60 डिग्री. 60 डिग्री से हमने इसको घुमा दिया. नाउ व्हाट कन्फर्मेशन आर यू एबल टू सी? चलो एक बार फटाक से इसको ड्रॉ करते हैं. यू हैव दिस, देख देख के बनाते जाओ फटाफट. CH3H. अब क्या हुआ, ये जो CH3 है ये 60 डिग्री से घूम गया, ये 60 डिग्री से घूम गया. तो ये CH3 आ गया यहाँ पीछे वाले कार्बन पे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. बिल्कुल सही. इस कंफर्मेशन को क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज गॉच. गॉच कंफर्मेशन व्हेन डायहेड्रल एंगल, इनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल है, मतलब ये जो दोनों प्लेन्स हैं ये किस एंगल पे हैं? 60 डिग्री पे हैं. ओके, चलो फिर से इसको घुमाते हैं. जब मैंने इसको घुमाया बाय 120 डिग्री, 120 डिग्री से घुमाया, देखो एक CH3 आ गया ऊपर, एक आ गया नीचे. अब ये सबसे ज्यादा दूरी पे है, सबसे ज्यादा दूरी, इसको बोलते हैं एंटी. एंटी है, ऑपोजिट है, या बोलते हैं स्टैगर्ड. ठीक है, सो यू हैव CH3. फ्रंट कार्बन को तो हमने छेड़ा भी नहीं है, ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है. सेकेंड कार्बन पे CH3H. तो ये जो CH3 है ये किस पोजीशन पे आ गया? एंटी पे. यानी कि यहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल है इस प्लेन में और इस प्लेन में क्या एंगल है? 180 डिग्री का. यहाँ डायहेड्रल एंगल इज 180 डिग्री. तो ये तीन कन्फर्मेशंस आपके पास हैं. ऐसे एक और आती है पार्शियली एक्लिप्स्ड. फाइन. अब ये तीन कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं? आप किसके अराउंड घुमा रहे हो? ये वाला बॉन्ड घुमा रहे हो, ये वाला, राइट. ये कौन सा बॉन्ड है? C1, C2, C3, C4. तो C2, C3 बॉन्ड जब हम घुमाते हैं, C2, C3 बॉन्ड मैं घुमा रही हूं, तब मुझे ये कन्फर्मेशंस मिल रही हैं तीनों. ओके, अगर मैं C1, C2 घुमाऊं, C1, C2, इस पर देखो सिर्फ हाइड्रोजन ही लगे हैं, तो मुझे गॉच फॉर्म नहीं मिलेगी, मुझे एक्लिप्स्ड फॉर्म नहीं मिलेगी. गॉट इट? वहां पे मुझे डिफरेंट कन्फर्मर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि तीनों सेम सबस्टिट्यूएंट्स हैं, हाइड्रोजन ही है. इसीलिए इसके अराउंड रोटेशन करने का कोई फायदा नहीं है. फाइन. तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर नाउ? इफ रोटेशन अराउंड CH बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को अगर घुमाएंगे, हाइड्रोजन पे तो यार कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है. ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता. CH बॉन्ड के अराउंड हम रोटेशन करके कन्फर्मर्स नहीं मिलते हैं हमें. रोटेशन अराउंड C1, C2 आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप C1 और C2 के अराउंड रोटेशन करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, ओके. रोटेशन अराउंड C2, C3, यस, C2, C3 लिंकेज के अराउंड अगर रोटेट करोगे आपको एक्लिप्स भी मिलेगा, गॉच भी मिलेगा और एंटी भी मिलेगा. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनॉल फॉर्म. इनॉल फॉर्म, व्हाट इज दिस? इनॉल, देखो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक टाइप की आइसोमेरिज्म होती है विच इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म. फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आपका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, एंड टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म एक तरह की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जो कि मैं अभी दिखाऊं. टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? कीटो इनॉल. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है. चलो इसको समझते हैं पहले, ये होता क्या है. कीटो, कीटो किसके लिए यूज करते हैं? कीटोन के लिए. कीटो बोले तो कीटोन, और इनॉल बोले तो इनऑल. दो टुकड़ों में इसको तोड़ दो.
एक है इन, इन, और एक है ऑल। इन किसके लिए यूज करते हैं? एल्कीन के लिए। और ऑल किसके लिए यूज करते हैं? एल्कोहल के लिए। सब जानते हैं, है ना? एल्कीन के लिए इन, एल्कोहल के लिए ऑल। ठीक है, तो कीटोन क्या है अपना? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये कीटोन है ना? इसका आपको इनॉल फॉर्म बनाना है। पहली बात तो मान लो आपने कोई कीटोन लिया है, ठीक है? अब वो कीटोन 100%, जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो 100% कीटोन नहीं है, उनमें से कुछ इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कीटोन जो है वो अपनी इनॉल फॉर्म के साथ कोएग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ आ रही है? कीटो और इनॉल फॉर्म दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा शायद वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा देन इनॉल फॉर्म। ओके, सो कैसे बनाओगे आप किसी भी कीटोन की इनॉल फॉर्म? सबसे पहले तो एक कंडीशन है उस पे, एक कंडीशन, जैसे अपन डबल मार्क लगा लेते हैं, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो भी कीटोन है, ये कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इस कीटोन ग्रुप पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा मतलब जो इसके साथ जुड़े हुए कार्बन है, एग्जैक्टली साथ में लगे हुए कार्बन, उन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस पे देखो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो यस, इसकी कीटोन फॉर्म बन सकती है। तो जब भी आपको टॉटोमेरिज्म देखना है, सबसे पहले चेक करो यार अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। इसके दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो कीटो इनॉल फॉर्म इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। अभी सिमेट्रिकल है क्योंकि कीटोन, तो कोई भी बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे बनाओगे? यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन, इसको अपन ऐसे लिख लेते CH2H, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन को कहां भेजोगे? OH पे। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, इसको कहां ले आओगे? इन दोनों कार्बन के बीच में। इट विल बी CH3, यहां से डबल बॉन्ड हट गया, यहां पे CH2 ही रह गया, O के साथ आ गया हाइड्रोजन, तो ये बन गया OH, यहां से डबल बॉन्ड चला गया यहां। बात समझ आ रही है? आपका डबल बॉन्ड हट गया, कीटोन वाला जो C डबल बॉन्ड O था वो हट गया, वो क्या बन गया? एल्कीन बन गया। ये देखो, वो एल्कीन बन गया, ईन बन गया। ओके, और ये क्या बन गया? ऑल बन गया। तो कीटोन से, कीटो से, कीटो से क्या मिल गया आपको? इनॉल। कीटो से क्या मिल गया? इनॉल। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं कभी भी आप कीटोन का अगर सॉल्यूशन लेते हो। ओके, तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन को O पे भेज देते हैं और उसका डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में ले आते हैं। ठीक है, कीटोन वाले कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में ले आते हैं। ओके, अब मैंने कहा ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। फंक्शनल आइसोमर्स मतलब दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें। तो यहां देखो, यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ कीटोन है, और यहाँ क्या है? इन और ऑल है। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया फ्रॉम कीटोन टू एल्कोहल, इसीलिए ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है दोनों में। ओके, सो दिस इज अ बेसिक ऑफ टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। अब क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनॉल फॉर्म इस कंपाउंड की कौन सी है? तो सबसे पहले इनॉल फॉर्म हम देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, एंड जो सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल होगी वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होगी। बात समझ आ रही है? मोर स्टेबल इनॉल, मोर कंट्रीब्यूशन, ऐसे देखना है। चलो देखो फटाफट, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं। व्हाट डू आई हैव? CH3, Me को मैंने CH3 लिख लिया, C डबल बॉन्ड O, देन वी हैव CH2, फिर क्या है? CO2ET, तो COOET मतलब C2H5 इथाइल। ठीक है, तो यहां एक एस्टर ग्रुप है, इधर एस्टर है, इधर एक कीटोन है। इस कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है ना? तो लेट्स सी द ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं अपने को। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यू हैव CH2 डबल बॉन्ड COH, CH2 एंड COOET, ये फर्स्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है? थर्ड इज, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है?
इनमें से बताना कि यार सबसे कंट्रीब्यूटिंग कौन है, तो हम देखेंगे जो सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इनॉल है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है। तो इसमें से सबसे स्टेबल आपको इनॉल ढूंढनी है। पहली चीज जो आप देखोगे, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। आप देखो इनमें से किस फॉर्म में रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस के लिए आप देखोगे यार ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट में देखें अगर तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यार इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। ओके, सेकंड में देखते हैं, यू हैव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां रेजोनेंस हो रहा है ना, तो ये हो सकता है। दूसरा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। तीसरा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। ओके, अब इन तीनों में देखना है, ये तीनों ए से ज्यादा स्टेबल है, ये बात क्लियर हो गई। इन तीनों में आप देखो यार और कुछ पॉसिबल है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिंग बन रही हो, है ना, ये सब देखना है। ओके, सबसे पहले अगर आप यहां देखो, यहां ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब हो सकती है, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी के साथ आ रहा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना, तो ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, राइट, ये भी कर सकता है। अब अगर यहां पे देखें कितने मेंबर्ड रिंग बन गई, 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो तीनों में बन रही है ना। अब आपको कैसे डिस्टिंग्विश करना है यहाँ पे, यार कीटोन और एस्टर फॉर्म में देखें, अगर एस्टर क्या आ रहा है, इधर रेजोनेंस में जा रहा है विद इट्स ओईटी पार्ट, ओईटी के साथ वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन अगर हम उसकी इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो वो लेस स्टेबल होगी एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि कीटोन का किधर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, जो पाई बॉन्ड है वो वैसे का वैसे ही है, तो इट कैन इजिली फॉर्म इनॉल फॉर्म, है ना, इजिली इनॉल फॉर्म बना सकता है। तो अगर आप यहां देखो, यहां किसने इनॉल बनाया, कीटोन ने, यहां किसने बनाया, एस्टर ने, और यहां किसने बनाया, कीटोन और एस्टर दोनों ने बनाया है। ओके, कीटोन की इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटोन ज्यादा इजीली इनॉल फॉर्म बना सकता है देन एस्टर, क्योंकि एस्टर का डबल बॉन्ड यार इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो दो नाव में पैर रखा हुआ है उसने। ठीक है, तो ऐसे समझो कि यार कीटोन के पास पाई बॉन्ड है, उसे इनॉल ही बनाना है खाली, जबकि एस्टर को रेजोनेंस भी करना है, इनॉल भी बनाना है, तो इसका कंट्रीब्यूशन लेस हो गया, राइट। इसीलिए इनॉल फॉर्म ऑफ कीटोन इज मोर स्टेबल। तो ये वाली जो इनॉल फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सी एंड डी। ठीक है, तो योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी, कीटोन की बनाई हुई इनॉल इज मोर स्टेबल देन एस्टर की। ठीक है, ओके, सो इस तरह से यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस एंड सी कौन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। फाइन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल नोन कंपाउंड्स, ओके, plus lactic acid and minus lactic acid have the same molecular formula, ये उनका फॉर्मूला भी दे रखा है आपको। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम इज, एक आपको दिया प्लस लैक्टिक एसिड और एक दिया माइनस लैक्टिक एसिड। बहुत ही सिंपल सवाल है, सोचो इतना इजी क्वेश्चन आपका आया हुआ है ऑन आइसोमेरिज्म, बहुत ही चिंदी सवाल। ठीक है, पहली बात तो प्लस और माइनस कहाँ लगता है, प्लस और माइनस लगता है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के आगे। ऑप्टिकली एक्टिव, यार वर्ड तो सुना है लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होते हैं। आपने क्या किया, एक लाइट ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जो कि सभी डायरेक्शंस में होती हैं, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सब डायरेक्शन में होती है। आपने इसको एक पोलराइजर से पास किया, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब जो भी सभी फील्ड्स थी दे हैव ऑल कम इन अ सिंगल प्लेन, सो वी कॉल इट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंपाउंड का सोल्यूशन रख दिया, एक कंपाउंड है उसका सोल्यूशन रख दिया। ओके, अब ये लाइट क्या कर रही है, इस सोल्यूशन से पास कर रही है, इसमें से पास कर गई। जब ये बाहर निकली तो 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है, फर्स्ट केस, कि यार कुछ भी नहीं हुआ, ये यूं की यूं ही निकल गई। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब ये सोल्यूशन से बाहर निकली
तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम गई। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई यानी कि यू, उल्टा। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज है, नहीं घूमी, घूमी लेकिन क्लॉकवाइज घूमी, घूमी लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमी, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। अगर आपका फर्स्ट केस हुआ, अगर ये फर्स्ट केस में लाई करा, इसका मतलब ये जो आपने सोल्यूशन लिया है ना, जिस भी कंपाउंड का आपने सोल्यूशन लिया है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है जिन कंपाउंड्स में, उनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों कंपाउंड्स घुमा दे रहे, वन इन क्लॉकवाइज वन इन एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी घुमा रहे हैं ना, इनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ये कौन है, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, मतलब अगर लाइट को घुमा दे रहा है तो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, या इसको एक और नाम से बोलते हैं कायरल, कायरल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर उसने क्लॉकवाइज घुमाया, जो कंपाउंड है उसने क्लॉकवाइज घुमाया, तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसके लिए यूज करते हैं डी, या फिर नाम के आगे आप प्लस साइन लगाते हो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी माने क्लॉकवाइज घुमा रहा है और प्लस साइन लगाओगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसको बोलते हो लेवो रोटेटरी, और इसके लिए आप माइनस साइन लगाते हो नेम के आगे। प्लस साइन माइनस साइन कब आता है, जब वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा रहा है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, तभी आप उसके आगे प्लस माइनस लगाओगे, और उसको क्या बोल सकते हो, डी या एल, डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव अ मॉलिक्यूल जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्लस लैक्टिक एसिड का और माइनस लैक्टिक एसिड का, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, और अगर कोई भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो उन दोनों में फर्क क्या होगा, मान लो ए और बी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, दोनों में, दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है ही, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, सब वे में सेम है, बस सिर्फ फर्क पता है क्या होता है, सिर्फ फर्क ये है कि एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, मतलब एक डी होगा तो दूसरा एल होगा, सिर्फ ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। Optical isomers, they are similar to each other in their physical and chemical properties. The only difference is in the direction of rotation of plane polarized light. इसीलिए एक को प्लस लिखते हैं तो उसी के दूसरे ऑप्टिकल आइसोमर को लिखेंगे माइनस। ठीक है, तो दीज टू आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। कितना सिंपल सवाल है, सिर्फ आपको प्लस माइनस के बेसिस पर डिसाइड करना था, यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ज्योमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है या ऑप्टिकल है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये होता तो इन दोनों का नाम डिफरेंट होता। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में स्ट्रक्चर डिफरेंट होते, तो जब आप उनकी नेमिंग करते हो तो नाम डिफरेंट आता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में यार सिस ट्रांस लगता है नाम के आगे, अगर ज्योमेट्रिकल होते ना तो आप सिस या ट्रांस लगाते, या फिर ई या जेड लगाते नेम के आगे, प्लस माइनस नहीं लगाते ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते। ठीक है, आइडेंटिकल होते तो फिर तो बात ही क्या है। इसीलिए ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स के आगे प्लस माइनस लगता है या फिर डी एल लगता है। ओके, या आर एस लगता है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन ये लगता है। फाइन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम आप देखोगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे इतने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन दिखा रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये तो पता चल गया यार, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा, लेकिन आप कैसे देख के पहचानोगे यार ये घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, यही देखना है। आप कैसे देख के पहचानोगे, आप कहोगे अगर इसमें कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अगर इसमें सिमेट्री नहीं है तो घुमाएगा, सिमेट्री हुई तो नहीं घुमाएगा। ठीक है, तो देयर शुड बी लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी लैक ऑफ सिमेट्री, ये आपकी एक कंडीशन है बस,
लैक ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बट आप कैसे देखते हो, आप चेक करते हो कायरल सेंटर है, हम क्या ढूंढते हैं, कायरल सेंटर को। कायरल सेंटर किसे बोलते हैं, ऐसा सेंटर, ऐसा एटम जिसपे कि 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, और वो जो चारों सब्स्टिट्यूएंट है ना वो डिफरेंट है। मतलब एक है P, दूसरा है Q, तीसरा R और चौथा S। चारों जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ऐसे सेंटर को बोलते हैं कायरल, कायरल सेंटर। जैसे कि ये, इसको देखते हैं, चलो। ये जो ब्लैक वाली बॉल देख रहे हो आप, इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रे। ये 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, है ना, चारों डिफरेंट हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो ब्लैक एटम है, ब्लैक कार्बन एटम है ये बेसिकली, तो कार्बन एटम इज अ कायरल सेंटर, क्योंकि इस पे चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ओके, अब वेदर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, ये कैसे पता करोगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कायरल सेंटर ढूंढ लिया। किसी में एक हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है ना। तो इसमें मैं एक कैटेगरी बना देती हूँ। अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, ओनली वन, या फिर मोर देन वन, ये 2 कैटेगरी हमने बना ली। या तो एक ही होगा या एक से ज्यादा होंगे, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। अगर एक ही है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसमें सिमेट्री कभी नहीं हो सकती। अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, नो सिमेट्री, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा। फाइन। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हुए, तब आप उसमें चेक करते हो सिमेट्री है या नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हो आप, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हो, ठीक है। तो हम पहले इन मॉलिक्यूल्स को देखते कि यार ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, कायरल सेंटर ढूंढ लेते। ढूंढो, ये आपका एक कार्बन दिख रहा है, इसको चेक करो क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन। तो यार हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इस पे देखें, COH, H, CH3OH, चारों डिफरेंट है, यानी कि ये एक कायरल सेंटर है। एक ही कायरल सेंटर है और कोई कायरल सेंटर इसमें नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे देखो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सेम, इस पे 4 अलग बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक कायरल सेंटर है, इसका मतलब ये तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। फाइन, बाकी भी चेक कर लो आप, सब में कोई कायरल सेंटर नहीं है। ओके फाइन। अब आगे देखते चलो। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन अ क्वेश्चन ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री। असिमेट्री मतलब नो सिमेट्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें सिमेट्री नहीं है। आप नॉर्मली क्या देखते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लो, ये सब चीजें आपको देखनी होती है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, हम ऐसा प्लेन पास कर रहे हैं, ऐसा प्लेन पास कर रहे हैं जो कि पहले तो मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में बांट देगा। इट विल कट द मॉलिक्यूल इनटू 2 हाफ्स, ठीक है। जो वो दोनों हाफ आए उनको पकड़ के देखो क्या यार ये मिरर इमेज है या नहीं है। अगर वो मिरर इमेज हुई तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो, मिरर इमेज नहीं हुई इसका मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहला मॉलिक्यूल अगर हम देखें, दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल। व्हाट डू यू हैव, यू हैव अ 4 मेंबर्ड रिंग। आपके पास एक 4 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 4 कार्बन एटम है। इनमें से आपके ऑल्टरनेट कार्बन पे एक पे लगा हुआ है क्लोरीन और एक पे लगा हुआ है ब्रोमीन। बिल्कुल सही बनाया, ठीक है। यू हैव ब्रोमीन ऑन वन, क्लोरीन ऑन वन। आपको देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। मैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करती हूँ, लेट्स से मैंने ऐसे पास किया, ऐसे पास किया अगर दिस वे, व्हाट डू यू सी, यू सी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग हो गए। इज दिस अ मिरर इमेज ऑफ दिस, क्या ये इसकी मिरर इमेज है। यार अगर ये ग्रीन है तो सामने भी ग्रीन आएगा ना, ऐसा थोड़ी कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो गया, है ना, नहीं। तो इफ यू कट इट लाइक दिस, ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होना चाहिए, इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। दूसरा कैसे पास कर सकते हैं यार, ऐसे ही अगर मैं पास करूं,
अगर मैं ऐसे पास करूं तो क्या होगा, ये दोनों हाफ हो गए, इस ग्रीन बॉल के दो टुकड़े हो जाएंगे हाफ ऑफ, ठीक है, इस येलो बॉल के भी दो टुकड़े हो जाएंगे हाफ ऑफ। सेम वे ये मॉलिक्यूल पूरा कट जाएगा हाफ में। इधर आपके पास एक ब्लैक बॉल है, इधर भी एक ब्लैक बॉल है, दोनों सिमेट्रिक है ना। तो यस यार, एक ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर लेते हैं ना, तो दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे पास कर रहे हैं? थ्रू दीज, थ्रू बोथ द सब्स्टिट्यूएंट्स हमने एक सिमेट्री पास की, एक प्लेन पास किया which will divide the molecule into two halves and both of them are mirror images of each other. So this is a plane of symmetry, that means this molecule is symmetric, asymmetric नहीं है। चलो इसको देखो, इसमें you have a chlorine over here, you have a chlorine over here, और दोनों ऊपर हैं, दोनों वेज पे हैं, दोनों ऊपर की तरफ है ना। तो इसका मतलब दोनों सिमेट्रिक हैं। जब भी ऐसी सिमेट्री आपको दिख जाए, बहुत ही सिंपल है, बीच में से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर दो। ये सिमेट्रिक टू दिस है तो मिरर इमेज बन गई ना। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इट शुड कम बिटवीन ब्रोमीन, मतलब ये ब्रोमीन को आधे में काट रहा है, तो ब्रोमीन तो डिवाइड हो गया हाफ ऑफ, इधर भी क्लोरीन है ऊपर की तरफ, इधर भी क्लोरीन है, बट गए। तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। चलो इसको देखो, यहां पे क्या है, यहां पे इट इज लाइक दिस, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, Cl ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है ना, इसीलिए इसको आपने वेज पे बनाया, इसको डैश पे बनाया। इसको भी तो मैं ऐसे काट सकती हूँ। अगर मैंने ऐसे काटा तो क्लोरीन गेट्स डिवाइडेड इनटू 2, ये दोनों ब्लैक एटम्स भी कट गए आधे आधे में, ये ब्रोमीन भी तो कट गया आधे आधे में। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबको मैंने आधा आधा काट दिया, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन तो यही है ना। लेकिन चेक करते हैं इसको। आप देखो इधर जो क्लोरीन है वो किस पे है, वेज पे, ऊपर की तरफ है, लेकिन जो इधर क्लोरीन है वो नीचे की तरफ है। तो अगर मैं इसको काटूं भी तो इधर ऊपर क्लोरीन आ रहा है, इधर ऊपर क्लोरीन नहीं आ रहा है, इधर नीचे आ रहा है, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं हुए। इसका मतलब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक, इट इज असिमेट्रिक। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बस प्रैक्टिस करने हैं और बस। ओके चलो, द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज, आपको बताना है कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। अभी मैंने आपको बताया ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या कर लो, कायरल सेंटर ढूंढ लो, ठीक है। अगर एक ही कायरल सेंटर हुआ तो उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक से ज्यादा हुए तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा सिमेट्री है या नहीं। चलो देखते हैं, पहले मॉलिक्यूल को अगर देखें, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन, ये फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है आपको, है ना। पहले इस कार्बन पे देखें तो यस 1 2 3 4, वी हैव 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो दिस इज अ कायरल सेंटर, अगेन दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। सेम वे सभी में आप देखो, सभी पे डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं इन दोनों पे। तो वी हैव 2 कायरल सेंटर्स इन ऑल द मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर है। अब इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा यार सिमेट्री है या नहीं। अगर मैं इसमें इधर से सेंटर से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूं, सेंटर से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूं, तो क्या ये मॉलिक्यूल 2 टुकड़ों में बट गया? यस, काट दिया आपने मॉलिक्यूल को 2 हाफ में। अब वो देखो क्या ये दोनों मिरर इमेज है। सी, यहाँ OH है तो यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ COM है तो यहाँ भी है। तो यार ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल गई। और अगर सिमेट्री होती है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हम बोले अकायरल है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं घुमाएगा, यूं की यूं निकल जाएगी, ठीक है। इसमें देख लो यार, इसमें भी है, जो ऊपर है वैसे ही एग्जैक्ट रेप्लिका नीचे है, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट अबाउट दिस? इसमें अगर देखो यार, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH OH, यहां तक तो बात सही है। इधर देखें तो COOMe और COOH, तो क्या अब मैं काट सकती हूँ? अगर मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, ऊपर COMe नीचे COH, तो एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस, लैक ऑफ सिमेट्री है। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ओके, सो दिस इज योर राइट आंसर।
इसमें भी अगर आप देखो तो दिस इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनमें कि 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं और सिमेट्री भी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, उनको बोलते हैं मीजो। मीजो कंपाउंड नाम सुना होगा, है ना। तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, 2 और मोर कायरल सेंटर, एंड दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड ड्यू टू दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री वो क्या हो गए? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, ठीक है। और जितनी भी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, आई हैव गिवन अ माइंड मैप in the description box below. So if you want to revise your isomerism, you can go through that mind map. Okay, so this is your last question. Again, the correct statement regarding the following compound is all 3 are chiral, only 1, 2 are chiral. Chiral मतलब optically active. तो एक काम करते यार, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, है ना। तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि यार आपका क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, एंड आई विल गिव यू अ रिप्लाई ऑन दैट। चलो, तो लेट्स सी हु गेट्स द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ दैट आई हैव गिवन यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उसमें माइंड मैप है आपका आइसोमेरिज्म का, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट एग्जाम्स में जब आप उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। सो यस, अगेन वी आर स्टार्टिंग अ क्रैश कोर्स WBJE के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रैश कोर्स होगा। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो इफ यू वांट टू जॉइन, I have shared the link in the description box below. नीचे देखो आपके पास link है, you can join by clicking on that link. Okay, so keep working hard. All the best.